नाज़रीन, नेटो ने अपने न्यूक्लियर हथियार स्टैंड बाय पर करने का फैसला कर दिया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हम हर रोज एक न्यूक्लियर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी की बड़ी खबर यह है कि नेटो ने अपने न्यूक्लियर हथियार स्टैंड बाय पर करने का ऐलान किया है और साथ चाइना को नई जंग की धमकी दे दी है। अंदर का नाज़रीन प्लान क्या है, दुनिया का मुस्तकबिल क्या है, इस हवाले से तमाम चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं। और ख़बर यह है कि नेटो रूस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता है। तो क्या रूस इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगा? तो क्या फिर ये एक बड़ी जंग का मामला नहीं है? इस हवाले से नए सबूत ये सामने आए हैं। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि 3 से 4 माह के अंदर अंदर दुनिया एक मेजर वॉर, जिसको आप आलमी जंग कहें या न्यूक्लियर वॉर कहें या रशिया और नेटो का बरह रास्त फड्डा कहें, बरह रास्त जंग कहें, जो भी इस जंग को नाम दे, वो 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर हो सकती है। इसके नए सबूत जो है वो आ चुके हैं और दुनिया का मुस्तकबिल, ह्यूमैनिटी का मुस्तकबिल जो है वो इस वक्त दांव पर लग चुका है। इधर मिडल ईस्ट एक बहुत बड़ी जंग का बैटलफील्ड बनने जा रहा है, बन चुका है। लेबनान जंग के हवाले से नई खबरें सामने आई हैं। शाम की जानिब से इसराइली ड्रोन्स को मार गिराया गया है। तो मिडल ईस्ट के अंदर एक जो बड़ी अजीम जंग है ना, उसका बैटलफील्ड एक मिडल ईस्ट और दूसरा जो है वो यूरोप बनने जा रहा है। ये बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हैं दुनिया के मुस्तकबिल के हवाले से। इस वीडियो को आपने पूरा सुनना है ताकि आपको पता चल सके कि आगे दुनिया का मुस्तकबिल क्या है और ये क्या होने जा रहा है। एक एक चीज़ जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं उसके सबूत हम आपके सामने रखेंगे और वो हिडन ट्रूथ्स, वो हकायक, वो सच आप तक आज पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो आप तक अभी नहीं पहुंचा रहा। हमारा रिवायती मीडिया तो इन खबरों से बहुत दूर है, उसको तो पता ही कख नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, दुनिया किस तबाही की तरफ जा रही है, क्या कुछ हो रहा है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये तमाम हकायक आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं वो न्यूक्लियर शेल्टर बंकर्स क्यों बनवा रहे हैं? कभी आपने ये सोचा है? क्या ये खबर भी आप तक ये पहुंची है? इस वक्त मार्क ज़करबर्ग जो है वो अपना एक न्यूक्लियर शेल्टर बंकर बनवा रहे हैं और वहां पर मतलब वो इतना सेल्फ सफिशिएंट होगा कि 5 से 8 साल तक अगर वो इस बंकर में रहें तो वो सरवाइव कर सकते हैं। और वो जो बंकर बन रहा है उसकी इंफॉर्मेशन, मतलब वहां पर जो मजदूर भी काम कर रहे हैं उनसे भी एक एग्रीमेंट साइन करवाया गया कि वो इसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं किसी के साथ शेयर कर सकते और उन मजदूरों को भी कुछ पता भी नहीं है कि वो दरअसल यहां पर बना क्या रहे हैं। तो ऐसे कई एक मिसालें हैं। तो आपको ये अजीब नहीं लगता कि ऐसा, मतलब ये सारी दुनिया पुरअमन तरीके से चल रही है अगर और कुछ होने नहीं जा रहा, तो ये अपना मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर न्यूक्लियर शेल्टर बंकर क्यों बनवा रहे हैं? और वो भी जो 5-5, 8-8 साल तक आप उसमें सरवाइव कर सके। तो सवाल नाज़रीन ये है कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इनको तो मुयस्सर है लेकिन मुझे और आपको मुयस्सर नहीं है। हमें नहीं पता कि दुनिया में आगे होने क्या जा रहा है और उनको पता है और वो न्यूक्लियर शेल्टर बंकर जो हैं वो इस वक्त बनवा रहे हैं। तो मैं ज़रा आज सबसे पहले सर्बिया के जो प्रेसिडेंट हैं, यूरोप का एक मुल्क है सर्बिया, उसके प्रेसिडेंट ने एक इंटरव्यू दिया है जो दुनिया में इस वक्त बहुत वायरल है, यूरोप में बहुत वायरल है। ये मैं आपके सामने पहले रखना चाहता हूं। उसके बाद इसराइल से रिलेटेड भी खबरें शेयर करेंगे। बेसिकली अब ये सारी दुनिया तो इंटरकनेक्टेड है। यूरोप की जंग, मिडिल ईस्ट की जंग तो आपस में इंटरकनेक्टेड है क्योंकि इत्तेहादी एक ही हैं। इस तरफ रशिया, चाइना, ईरान और बाकी इत्तेहादी खड़े हैं, उधर वो दूसरे वाले हैं, तो सारी चीजें आपस में लिंक करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू सर्बिया के प्रेसिडेंट का, जरा उनकी 3-4 बातें समझ लीजिए। फिर जो मैं आपको कह रहा हूं कि 3 से 4 महीनों के अंदर आलमी जंग, न्यूक्लियर जंग हो सकती है और असल रियलिटी क्या है जो आप तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आगे मुस्तकबिल में दुनिया में ये होने जा रहा है। नाज़रीन, सर्बिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो सामने आए और उन्होंने इस तरह से इंटरव्यू देते हुए मुखातिब किया। उन्होंने कहा, मैं यूरोप के लोगों को मुखातिब करते हुए वो सच बता रहा हूं जो आज तक उन तक नहीं पहुंचा और मैं यूरोप के लोगों को बताना चाहता हूं कि वो यानी नेटो क्या फैसला कर चुकी है, वो क्या करने जा रहे हैं और पूरी ह्यूमैनिटी का और यूरोप का आगे मुस्तकबिल क्या है।
नाज़रीन, सर्बिया के प्रेसिडेंट ने बताया कि नेटो रशिया को ख़त्म करने का फैसला कर चुकी है। नेटो रशिया को रीशेप करना चाहते हैं और प्यूटन को ओवरथ्रो करना चाहते हैं। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई, जो आज तक कोई हुक्मरान नहीं बता सका है, उन्होंने कहा कि एक मेजर कन्फ्रंटेशन वो देख रहे हैं अगले 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर। रशिया और नेटो की बरह रास्त जंग वो 3 से 4 महीनों, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुमकिन है कि ये इससे पहले भी हो सकती है, 3 से 4 महीने से पहले भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है वो 3 से 4 महीने का। देखें, दरअसल मामला नाज़रीन यह है, इक्तदार का मामला है, वेस्ट की हेजेमनी का मामला है। एक बात जरा गौर करें, अगर दुनिया में रशिया और चाइना ना हो तो वेस्ट की, अमेरिका की जो हेजेमनी है, उनका जो इक्तदार है, उसको कौन खतरा होगा, उनको कौन टक्कर देगा? यानी अगर वेस्ट कमजोर भी हो जाता है तो दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, ऐसा तगड़ा मुल्क नहीं है जो उनकी इस कमजोरी पर भी उनको टक्कर दे सके। तो अगर रशिया चाइना नहीं है तो फिर इनका जो इक्तदार है वो सदियों पर मजीद आगे मुहित हो जाएगा, सदियां मजीद इनका इक्तदार जो है वो दुनिया में रह सकता है। तो इसीलिए वो फैसला कर चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, जो रशिया टूटा था यानी यूएसएसआर, उस पर अगर आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा वो नेटो के 1 प्लान का हिस्सा था। यानी यूएसएसआर को तोड़ना, ये प्लान तो पुराना था लेकिन एक हिस्से में तोड़ा गया, वो जो आखिरी प्लान उनका रह गया है उसको भी वो मुकम्मल करना चाहते हैं। फिर जरा उनकी आप स्टेटमेंट देखिए, सर्बियन प्रेसिडेंट वार्निंग अबाउट वर्ल्ड वॉर 3 एज वी रीच द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हम ऐसे नहज के ऊपर पहुंच रहे हैं जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, जिसका प्यूटन ने भी आज से 4 दिन पहले कहा कि वर्ल्ड इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ नो रिटर्न पॉइंट। द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन एंड नो वन कैन स्टॉप इट। दोबारा सुनिएगा, ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन एंड नो वन कैन स्टॉप इट। तीर कमान से निकल चुका है, ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है और अब इसको कोई नहीं रोक सकता है। नेटो यूजेस इट्स वेपन्स, इंटेलिजेंस एंड टारगेटिंग टू अटैक रशिया। नेटो अपने वेपन और इंटेलिजेंस इस्तेमाल करना शुरू हो गई है टू अटैक रशिया। अभी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो आर्टिलरी और जदीद हथियार जो यूक्रेन की फ्रंट लाइन है वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, जहां से यूक्रेनी फौज जो है वो रशिया की टेरिटरी के अंदर स्ट्राइक्स कर रही है, तो वहां पर हथियार उनके पहुंचना शुरू हो गए हैं। फिर आप जरा दूसरी स्टेटमेंट देखिए, सर्बियन प्रेसिडेंट सेज वर्ल्ड फेसिंग वर्ल्ड वॉर 3 लॉन्ग टर्म सीज फायर इन यूक्रेन। वो गए 2 सिनेरियोज हैं, या तो लॉन्ग टर्म सीज फायर कर लें या फिर दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग के दाने पर खड़ी है। और आखिरी बात उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा आर दे रेडी टू लूज 10 मिलियन 15 और 20 और मोर देन 20 मिलियन और मोर पीपल, वी आर नॉट, वी विल नॉट पार्टिसिपेट। क्या नेटो इस बात के लिए तैयार हो चुका है 10 मिलियन 20 मिलियन या उससे भी ज्यादा लोग खोने के लिए? आप जरा पिछली वर्ल्ड वॉर के अंदर देखें, उसमें कितने मिलियन लोग जो है वो लुकमा अजल बने थे वर्ल्ड वॉर 2 में और वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। तो ये तो उससे भी भयानक जंग होगी। तो सर्बिया के प्रेसिडेंट कह रहे हैं क्या नेटो तैयार हो चुका है इतने बंदे गंवाने के लिए, इतने लोगों को मारने के लिए? तो हम तैयार नहीं हैं और हम इस जंग के अंदर शरीक नहीं होंगे। ये सर्बिया के प्रेसिडेंट का मुख्तसरन इंटरव्यू, उनका इक्तबास और हिडन ट्रूथ जो आप तक नहीं पहुंचा वो मैंने आपके साथ पहुंचा दिया है, और ये इस वक्त वहां पर एक बड़ा इंटरव्यू बन चुका है। तो जरा अंदाजा लगा लीजिए कि जो है वो संगीनी, दुनिया की संगीनी सूरत हाल किस हद तक पहुंच चुकी है। सिर्फ एक बात को समझ लीजिए कि यूरोप यूक्रेन की जंग को उस नहज के ऊपर ले गया है कि अगर आज प्यूटन की शरारत के ऊपर यह जंग रुकती है तो जो यूरोप का एक इन्फ्लुएंस है, एक हेजेमनी है, कलेक्टिव उनका एक जो पूरा एक ताकत है, पावर है, वो पाश कर जाएगी। उनका कुछ बचेगा नहीं। वो इस जंग को, इस नहज के ऊपर अपने स्टेक्स इस हद तक हाई कर चुके हैं, उनका कुछ बचेगा नहीं। तो दूसरी साइड पे ये जो रशिया वाला मामला है, रशिया की तो एग्जिस्टेंस ऑन स्टेक आ गई, आपको इस बात का इल्म नहीं है। रशिया की एग्जिस्टेंस ऑन स्टेक है, तो रशिया क्यों सरेंडर करेगा, तो यूरोप क्यों सरेंडर करेगा? इस नहज के ऊपर मामला पहुंच चुके हैं। इसीलिए यह खतरनाक है कि आपके स्टेक एग्जिस्टेंस के लेवल के ऊपर आ चुके हैं। जैसे मिडिल ईस्ट की जंग है ना, इसराइल की वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस बन चुकी है, तो इसलिए वो रुकेगी नहीं, वो लंबा चलेगी और फिर एट द एंड जाकर फैसला होगा कि जो जीता वो सिकंदर। तो यहां पर भी यही मामला इस वक्त बन चुका है, इसीलिए ये सबसे खतरनाक तरीन मामला है। इस पर मजीद तफसीलात में आगे चलकर आपके सामने रखता हूं, लेकिन
पहले मैं थोड़ा सा इसराइल से मुताल्लिक मिडल ईस्ट से जो खबरें हैं वो ज़रा आपके साथ शेयर कर दूं। नेटो ने अपने न्यूक्लियर वेपन स्टैंड बाय पर कर दिए हैं, वो मैं आपके साथ खबर शेयर करता हूं। लेकिन ज़रा मिडल ईस्ट में वापस आते हैं नाज़रीन। एक तो वाक़या ये हुआ है कि सीरिया ने जो इजरायली ड्रोन्स हैं उनको मार गिराया है और ये सीरिया की टेरिटरी के अंदर गिरे हैं। इसको बड़ा गैर मामूली वाक़या समझा जा रहा है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने ड्रोन्स गिराए हैं और लेबनीज टेरिटरी के अंदर इसराइली ड्रोन्स गिरे हैं, लेकिन ये बहुत रेयर वाक़या है कि शामी आर्मी की जानिब से इसराइली ड्रोन्स को मार गिराया गया है। डेफिनेटली शामी आर्मी रूस की मर्जी के बगैर तो ना कोई एक्ट करती है, ना उनके, और सारी जो उनकी सलाहियतें हैं वो रशिया ही की उनको दी हुई हैं, सारे वेपन, सारा एयर डिफेंस। तो जो भी सीरिया कार्रवाई करता है समझो रशिया उसमें उसमें शामिल होता है, ऑन बोर्ड होता है। तो ये एक बहुत बड़ी वाकया है जो इस वक्त पेश आया। दूसरी नाज़रीन बात यह है कि खबरें ये शेयर हो रही हैं कि लेबनान जंग के हवाले से हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें नई डेवलपमेंट ये है कि ये जो वॉर कैबिनेट जो हुई है, तहलील हुई है, उस हवाले से वहां के जो एनालिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये ज्यादा खतरा है एस्केलेशन का। यानी अब नेतन्याहू अकेला रह गया है। पहले वो 3-4 बंदे मिलकर फैसला कर, अब वो अकेला रह गया। फिर दूसरा नेतन्याहू का सर्वाइवल ऑन स्टेक है। इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो इस जंग को फौरी छेड़ना चाहेगा और एक ऐसी बड़ी जंग छेड़ना चाहेगा जहां से मामलात नो रिटर्न की तरफ आ ही ना सकें। अगर ये मामला रुकावट की तरफ जाता है या सिमटने की तरफ जाता है तो नेतन्याहू का इक़्तिदार खतरे में होगा। तो इसलिए अब मिसाल के तौर पे आप देखें ना कि इजराइल का एक फॉर्मर एम्बेसडर है, वो बता रहा है इसराइल्स वॉर कैबिनेट डिसोल्यूशन में एस्केलेट एग्रेशन इन गाजा एंड लेबनान। गाजा में भी और जो है ना उधर लेबनान वाली साइड पे भी जो है वो ये मामला एस्केलेट होगा और इसमें जो उसकी आर्मी के साथ लड़ाई चल रही है उसमें भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुका है नेतन्याहू। तो वो कुछ बड़ा जंग छेड़ना चाहता है, बड़ा मैदान सजाना चाहता है। अब जरा हरीर्स सबसे बड़ा मोतबर इदारा है इसराइल का, ये बड़ा क्रिटिकली इसराइल पर लिखता है और इसने सबसे पहले रिपोर्ट दी थी वो जो 7 अक्टूबर में उसने बताया था कि कुछ मशकूक चीज़ें हैं। ऐसा लगता है कि इसराइल ने खुद अपने बंदे मारे हैं, जिसको बाद में एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट ने कंफर्म किया। तो हरीर्स लिख रहा है नेतन्याहू एंड द आईडीएफ टॉप ब्रास फाइट ओवर गाजा सीजफायर व्हाइल स्पाइरलिंग टुवर्ड्स टोटल वॉर विद हिजबुल्लाह। ये जो टैक्टिकल पॉज आर्मी ने अनाउंस किया ना नेतन्याहू की मर्जी के बगैर कि इस एरिया पर हम बमबारी नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं उसमें आईडीएफ और नेतन्याहू की लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द टोटल वॉर इन लेबनान। ये हरीर्स मैंने आपको बता दिया कि सबसे मोतबर इदारा है, ये सबसे ज्यादा इनकी हरकतें एक्सपोज करता है। 7 अक्टूबर की हरकतें, फिर जो इसराइल की शिकस्त है उस पर सबसे ज्यादा यही अखबार जो है वो रिपोर्ट करता रहता है। तो ये आज बता रहा है कि हम उधर टोटल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं और इधर नेतन्याहू की लड़ाई भी छिड़ी हुई है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसका एक बैटलफील्ड जो है वो यूरोप में होगा और दूसरा मिडिल ईस्ट में होगा। जो पिछली जंग हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 उसमें भी इसी तरह का कोई एक सिनेरियो था। यूरोप में जंग हो रही थी और मिडिल ईस्ट के अंदर जंग हो रही थी। इधर हमारे वाले ये जो कंट्रीज हैं साउथ एशिया वाले, इसमें वर्ल्ड वॉर में ये शामिल नहीं थे और बाकी दुनिया भी उस तरह से नहीं थी। तो ये वही सिनेरियो दोबारा से, एक बड़ा बैटलफील्ड वहां पर और एक यहां पर। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जनूबी एशिया में भी इस वक्त वैसे जंग को प्रवोक यूएस जरूर करना चाहता है। जनूबी एशिया में चाइना के मुखालिफ एक ऐसा मुल्क है जिसको इस वक्त प्रवोक कर रहा है अमेरिका कि वो चाइना से भिड़ जाए। चाइना का मुखालिफ एक मुल्क इधर साउथ एशिया में है, उसको प्रवोक कर रहा है अमेरिका के वो भिड़ जाए चाइना के साथ ताकि इधर जंग छिड़े, उससे चाइना कुछ मजीद कमजोर हो जाए। तो यहां पर प्लानिंग उनकी है, लेकिन वो देखते हैं कि उसके ऊपर क्या बनता है। लेकिन ये बात तो तय है कि मिडिल ईस्ट और यूरोप एक बड़ा मैदान अमल बनने जा रहा है, मैदान जंग का। अब जरा हम वापस आ जाते हैं वाइडर कैनवस के ऊपर जो सूरत हाल है और सबसे बड़ी, सबसे दुनिया की टॉप न्यूज जिसने दुनिया को और इनसिक्योर कर दिया है, जिसने दुनिया को बताया है कि हम किस नहज की तरफ जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी का मुस्तकबिल क्या है और ये जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में मामलात आ गए हैं वो अब इस दुनिया का हशर नशर क्या करने जा रहे हैं। नसीन, नेटो ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपने वेपन्स को स्टैंड बाय के ऊपर रखने जा रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स को स्टैंड बाय क्या होता है, मतलब स्टैंड बाय क्या होता है? स्टैंड बाय यही होता है ना कि भैया आप बैठे हुए हैं बस फायर करने के लिए। ये मामूली चीज है। नेटो कह रहा है, एक आध मुल्क भी नहीं कह रहा। नेटो रशिया को सीधी सीधी धमकी दे रहा है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन स्टैंड बाय के ऊपर रख रहे हैं और रशिया उससे पहले, यानी ये तो आज धमकी दे, और रशिया उधर से क्या कह रहा है कि
हम आपको कन्वेंशनली जवाब नहीं देंगे बल्कि न्यूक्लियर के जरिए देंगे। और मैंने आपको बता दिया कि मामला इस नहज के ऊपर पहुंच गया है कि ना रशिया पीछे हट सकता है ना यूरोप पीछे हट सकता है। वो ऐसे बंध गए हैं, ऐसे ड्रैग हो गए हैं। रशिया तो डेफिनेटली ये जंग चाहता ही नहीं था, जिस तरह से उसको प्रोवोक किया गया वो तो एक पूरी दास्तान है। लेकिन अब दोनों फरीक जो हैं वो इस हद तक ड्रैग हो चुके हैं कि सीज फायर नहीं है। इधर यूरोप की कंडीशंस को वो नहीं मान सकता रशिया, और रशिया की कंडीशंस को यूरोप नहीं मानेगा और ना नेटो मानेगा। तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो इस वक्त होने जा रहा है। अब मैं आपके सामने सिर्फ खबरें रखता हूं, अब जरा खबरें देखते जाइए और फिर आप खुद ही अंदाजा लगाते जाइए कि दुनिया किस संगीनी के ऊपर पहुंच चुकी है। राइटर्स, नेटो इन टॉक्स टू पुट न्यूक्लियर वेपन्स ऑन स्टैंड बाय, बॉस टेल्स यूके's टेलीग्राफ। द कीव इंडिपेंडेंट टेलीग्राफ, नेटो इन टॉक्स टू पुट मोर न्यूक्लियर वेपन्स ऑन स्टैंड बाय, स्टोलनबर्ग सेज। ये नेटो का चीफ है। फिर टेलीग्राफ खुद लिख रहा है एक्सक्लूसिव, नेटो इन टॉक्स टू डिप्लॉय मोर न्यूक्लियर वेपन्स। फिर नेटो का सेक्रेटरी जनरल, द वेस्ट मस्ट मेक चाइना पे द प्राइस फॉर इट्स सपोर्ट फॉर रशिया। मतलब एक तरफ ये वाला मामला और दूसरी तरफ साथ ही धमकी लगा दी है चाइना को, सीधी सीधी जंग की धमकी कि वेस्ट मस्ट मेक चाइना पे द प्राइस, कि वेस्ट को एक्शन ले और चाइना को उससे कीमत चुकाए कि वो जो रशिया की सपोर्ट कर रहा है। चाइना को सबक सिखाए जो चाइना रशिया की सपोर्ट कर रहा है। बीजिंग कैन नॉट हैव इट बोथ वेज, ये नेटो का चीफ कह रहा है। सपोर्टिंग रशिया बट रिमेनिंग cordial with the West, says NATO chief Stoltenberg. At some point, unless China changes its course, he says, allies need to impose a cost. अच्छा, अब ये वही वाली बात है कि either you are with us or against us. अगर चाइना हमारी बात, जो आपको याद होगा जब ये गया था ना ब्लिंकन, चाइना गया था तो धमकी लगा कर क्या आया था कि तेल ना खरीदो उससे, उसको इकोनॉमिकली सपोर्ट ना करो, ठीक है, वगरना ये कर देंगे, वगरना वो कर देंगे। तो अब मतलब बिल्कुल साफ खुलकर उन्होंने कह दिया है कि या तो बीजिंग इज विद अस और अगेंस्ट अस, या तो वो रशिया की मदद छोड़ दे। और ऐसा नहीं है कि वो चाइना जो है वो उधर रशिया की मदद छोड़ देगा तो ये चाइना को बख्श देंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए तो भाई चाइना रशिया के साथ क्यों खड़ा है? उसको पता है कि रशिया गया तो उसके बाद अगली बारी चाइना की है। ये चाइना रशिया दोनों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन एक एक करके। तो वो पागल तो नहीं, उनको बात समझ आ रही है। तो वहां पर इसीलिए तो ये चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया का ब्लॉक वहां पर बन चुका है। तो उनको पता है कि वो एक एक को खत्म करना चाहते हैं। तो सीधी सीधी उन्होंने धमकी जो है वो लगा दी। और मैं आपको बता दूं, वो जो वाइस प्रेसिडेंट निकी हेली है ना, वो कहती हैं कि वेज वॉर अगेंस्ट चाइना एज सून एज पॉसिबल। आगे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। फिर आप देखिए, एज लॉन्ग एज न्यूक्लियर वेपन्स एग्जिस्ट वी विल रिमेन अ न्यूक्लियर अलायंस। जब तक न्यूक्लियर वेपन एग्जिस्ट करेंगे तो हम एक न्यूक्लियर अलायंस रहेंगे। यानी रशिया चाइना के पास जब जब हैं न्यूक्लियर वेपन, तो भाई वो क्या खत्म कर दें, मतलब वो अपने न्यूक्लियर हथियार खत्म कर दें, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन यूरोप रिमेन्स नेसेसरी फॉर द कॉन्टिनेंट सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अमेरिका की जो फौज है उसका यूरोप में रहना जरूरी है ताकि इस बर आज़म की वो हिफाजत कर सके। और प्यूटन ने क्या कहा है कि यूरोप को सिक्योरिटी थ्रेट रशिया से नहीं है। यूरोप ये बात समझे, उसको सिक्योरिटी थ्रेट अमेरिका से है। जो यूरोप सारा डिपेंडेंट है ना अमेरिका के ऊपर, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। रशिया सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। फिर जरा ईयू ने किस तरह सीधी सीधी धमकी लगाई है ये भी सुन लीजिए। प्यूटन इज नॉट सीरियस अबाउट एंडिंग द वॉर। ईयू कह रहा है कि प्यूटन तो सीरियस नहीं है जंग को खत्म करने के लिए। ही इज इंसिस्टिंग ऑन कैपुलेशन। He insisted on Ukraine ceding its territory, even territory that today is not occupied him. He is insisting on disarming Ukraine, leaving vulnerable to future aggression. No country would never accept the outrageous terms. के जो प्यूटन है उन्होंने कहा है कि जितने इलाके हमारे पास आ गए वो हमारे पास रहेंगे और ये आप हमें गारंटी दें कि नेटो का इसको नहीं मेंबर बनाएंगे यूक्रेन को। तो वो कह रहा है कि ये तो सीरियस नहीं है, फलाना ढिमकाना, वो सारी बातें हैं। फिर आप जरा टेलीग्राफ की खबर देखिए। यूएस मिलिट्री आर्टिलरी शेल्स हैव रीच्ड फ्रंट लाइन यूक्रेनियन यूनिट्स एंड हैव स्टार्टेड टू ब्रेक रशियन बैटलफील्ड मोमेंटम। ये बता रहा है कि टेलीग्राफ ये इंकशाफ कर रहा है कि जो अमेरिका के हथियार हैं, जो आर्टिलरी शेल्स हैं, जैसे मिसाइल और रॉकेट्स और ड्रोन्स हैं, वो फ्रंट लाइन के ऊपर पहुंच चुके हैं और वहां से अटैक वो शुरू या कर चुके हैं ये पिछले घंटों के अंदर अंदर, या आगे करने जा रहे हैं। यानी अमेरिकी हथियार फ्रंट लाइन पर पहुंच चुके हैं, वो हथियार जो रशिया की टेरिटरी के अंदर इस्तेमाल होंगे। इसके बाद आप अंदाजा लगा लीजिए। देखें नेटो का प्लान क्या है।
नेटो रशिया को तो खत्म करने से पीछे नहीं हटेगा, वो हर हद तक जाएंगे रशिया को खत्म करने के लिए। उनका प्लान ये है कि रशिया को एग्जॉस्ट किया जाए। यानी अभी जो उनका सिक्योरिटी एग्रीमेंट बाइडेन क्या करके गया है यूक्रेन के साथ कि हम 10 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं, यानी वो इसको ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि हम ये जंग नहीं रोकेंगे, तो वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं। यार 10 साल कैसे जंग लड़ेगा? रशिया लड़ ही नहीं सकता है, वो 2 साल भी नहीं लड़ सकता है। मैं आपको बता दूं, वो इस जंग को अब ज्यादा लंबा नहीं खेल सकता। उसको ऑलरेडी कितना टाइम हो गया और बड़ी मुश्किल से, और अगर यहां से चाइना निकल जाए ना तो रशिया सर्वाइव ही नहीं कर सकता, इस जंग को वो चला ही नहीं सकता। अगर चाइना जो है वो पीछे हट जाए तो ज्यादा लंबा रशिया इसको नहीं खेल सकता है। तो नेटो क्या इस जंग को खत्म होने दे रहा है? वो तो नहीं होने दे रहा। तो फिर रशिया के पास ऑप्शन क्या है? ये ना सोचे कि रशिया कोई आसान पोजीशन के अंदर है। रशिया इस वक्त यूक्रेन की जंग जीत रहा है, लेकिन जब नेटो आ जाएगा और जंग को लंबा चलाता रहेगा तो फिर रशिया मुश्किल में है। इसलिए उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे के अंदर है कि वो अगर अब देखें अब होने क्या जा रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने लगा हूं। ये अब हमले शुरू कर देंगे रशिया की टेरिटरी के अंदर, ठीक है? और उसके बाद रशिया क्या करेगा? एक तो सिनेरियो ये है कि रशिया इसी तरह से कन्वेंशनल वॉर लड़ता रहे और उसके जो डेली लॉसेस होंगे वो बर्दाश्त करता रहे। तो रशिया तो ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अगर वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करता है तो एक तो पूरे यूरोप से, तमाम इतराफ से, ऊपर वो फिनलैंड से लेकर स्वीडन से लेकर नीचे आप जो यूक्रेन के साथ इधर वाले सारे ममालिक हैं और इधर जर्मनी वाले, मतलब सारा ऐसे तमाम का तमाम यूरोप जो है वहां से मिसाइल और रॉकेट्स की बारिश होगी रशिया के ऊपर, और साथ न्यूक्लियर भी इस्तेमाल हो सकता है। ये जो मतलब नेटो करेगा ना न्यूक्लियर, अगर नहीं भी करता तो पूरे यूरोप से रॉकेट्स एंड मिसाइल अटैक होंगे रशिया के ऊपर। तो क्या फिर रशिया यूक्रेन के बाद किसी और यूरोप के ऊपर न्यूक्लियर गिराएगा? तो इस सिचुएशन को आप समझे हम किस तरफ जा रहे हैं, दुनिया किस तरफ जा रही है कि रशिया न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा तो उसके मुकाबले में न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं होगा, और किस किस मुल्क के ऊपर वो न्यूक्लियर गिराएगा। तो ये कोई आसान मामला नहीं है, ये बहुत एक सीरियस और नाजुक मामले के ऊपर पहुंच चुका है। और रशिया क्या सरेंडर करेगा? ऐसा भी नहीं है। तो तबाही होगी। जैसे किसी ने कहा था कि न्यूक्लियर जंग के फाते वही होंगे जो सरवाइव करेंगे, तो यही कुछ होने जा रहा है। अच्छा, फिर एक और वाकया देखिए जो हुआ है। ये जो शी जिनपिंग गए हुए थे, फ्रांस ने बुलाया और वहां पर इन्होंने दौरा किया, उस हवाले से एक चीज सामने आई है। जो यूरोपीय यूनियन की सरबराह हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि शी जिनपिंग ने उनको बताया कि अमेरिका हमें प्रवोक कर रहा है कि हम ताइवान पर अटैक कर दें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये प्रवोक किया गया रशिया को यूक्रेन के बाद, हमें प्रवोक कर रहा है कि हमला कर दें, लेकिन हम हमला जो है वो नहीं करेंगे। पहले मैं स्टेटमेंट दिखा दूं। शी जिनपिंग क्लेम्ड यूएस वांट्स चाइना टू अटैक ताइवान। अच्छा, अब ये बात तो उन्होंने कर दी है कि हम अटैक नहीं करेंगे, हम प्रवोक नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल अभी तक चाइना की पॉलिसी भी यही है, वगरना कोई और मुल्क होता तो शायद वो हमला कर चुका होता। बड़े तहम्मुल के साथ और सब्र के साथ चाइना जो है वो ये बात मतलब इसको अवॉइड कर रहा है, जंग को अवॉइड कर रहा है। लेकिन अब मैं आपके सामने अगली 2 खबरें रखता हूं, उसके बाद जरा मुझे बताइएगा कि ये कब तक सब्र करेगा। चाइना एंड फिलीपाइंस फेस ऑफ ओवर साउथ चाइना सी कोलिजन। चाइना सेज यूएस प्रोवोकिंग आर्म्स रेस इन मूव्स इनटू साउथ चाइना सी। ओ भाई, ये अब सब्र का पैमाना बहुत जल्द लिबरेज होने जा रहा है। वो आप इस बात को समझिए। अभी वो बता रहे हैं कि फिलिपाइन के साथ उनका फड्डा पड़ने जा रहा है, फिर आर्म्स रेस यानी साउथ चाइना के तमाम ममालिक और जजीरों के ऊपर आर्म्स रेस जो है उसको बढ़ावा दे रहा है अमेरिका। अच्छा, जब चाइना ओपनली ये कह रहा है कि हम ताइवान से जंग नहीं छेड़ेंगे, तो अमेरिका तो ज्यादा असलहा देगा ताइवान को, बाकी जजीरों के ऊपर बाकी मुल्कों को ज्यादा असलहा देगा। ताइवान को क्या पता कल को वो F-35 त्यारे दे दे, क्या पता कल को न्यूक्लियर वहां पर डिप्लॉय कर दे, मजीद जदीद तरीन हथियार ताइवान को दे दे। तो क्या चाइना यही कहेगा कि आप जो मर्जी प्रवोक करते हैं, हम जंग नहीं छेड़ेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? यानी बात को समझे ना कि अमेरिका तो प्रवोक करना बंद नहीं करेगा। अमेरिका जब आप ओपनली कह रहे कि हम नहीं जंग छेड़ेंगे, जैसे इधर हिजबुल्लाह और इसराइल वाला मामला है कि वहां पर जो है वो इसराइल अवॉइड कर रहा है, मतलब उसको तबाही नजर आ रही है, इसलिए वो अवॉइड कर रहा है जंग को। तो हिजबुल्लाह और हमले बढ़ाती चली जा रही है। इसको जरा थोड़ा सा रिलेट कर लें। तो अगर वहां पर आप ओपनली कह रहे हैं कि हम जंग नहीं करेंगे, तो अमेरिका और खुलकर उनको सपोर्ट करेगा। तो क्या अब ये होता देखते रहेंगे? यानी आप रशिया और इसकी यूक्रेन की मिसाल लें, कोई यूक्रेन का मामला आज का थोड़ी है, ये तो 90s से चला आ रहा है।
कि वो नेटो वाला मामला कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनेंगे, ये 90s का मामला है। उसके ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिसमें सबसे फेमस किताब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है, जिसमें वो जो राइटर है और दुनिया की सबसे मशहूर ज़माना किताब, वो वार्न करता है कि जो मर्जी कर लेना, ये यूक्रेन वाला मामला ना छेड़ना। रशिया हर चीज़ के ऊपर खामोश हो जाएगा, लेकिन अगर यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाने के लिए जाओगे तो रशिया रिएक्ट करेगा। ये 90s के अंदर लिखी हुई किताब है और वो पेशगोई 2022 के अंदर पूरी होती है। तो आप कब तक ये सब्र और तहम्मुल वाली पॉलिसी लेकर चलेंगे? आपको एट द एंड रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। और अमेरिका को ना आप सैंक्शन कर सकते हैं, ना अमेरिका को आप किसी तरह से मजबूर कर सकते हैं कि वो प्रवोक ना करे। वो तो चाइना को, मैंने आपको बता दिया ना कि साउथ एशिया का एक ऐसा मुल्क है जिसकी और वो चाइना की जंग करवाना चाहता है। तो आप नहीं रुक सकते हैं। आपको या तो फिर ताइवान को छोड़ दें, जो कि नहीं छोड़ सकता, तो फिर आपको अटैक करना पड़ेगा। ये सूरत हाल आगे पैदा होने वाली है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और यहां पर ब्लूमबर्ग ने नाज़रीन जो रिपोर्ट जारी की है, ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि अगर ये चाइना ताइवान की जंग होती है तो $10 ट्रिलियन का नुकसान होगा इकॉनमी को। $10 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, 1000 बिलियन, $10 ट्रिलियन का नुकसान होगा। तो डेफिनेटली चाइना ये जंग नहीं चाहता। लेकिन जैसे रशिया के पास कोई चारा नहीं था, रशिया को इन सारी गेम्स का नहीं पता, प्यूटन को नहीं पता जो 1999 से इक्तदार में बैठा हुआ है, उसको नहीं पता कि अमेरिका उसको प्रवोक कर रहा है, सारा उसको पता है। लेकिन आपकी सुवेरेनिटी का एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, तो अमेरिका ताइवान के हवाले से वो पॉइंट ले आएगा कि चाइना कंप्रोमाइज नहीं कर सकेगा और उसको अटैक करना पड़ेगा। लेकिन जैसे यूक्रेन की पॉलिसी अमेरिका की फेल हुई, इसलिए अब वो मजीद बड़ी जंग छेड़ना चाहता है, तो फेल वो ताइवान में भी होगा, लेकिन उसके नतीजे में फिर तबाही बहुत बड़ी आएगी जंग के नतीजे में। लेकिन अमेरिका कामयाब ना इधर हुआ ना ये ताइवान में होगा, लेकिन बात तबाही की है, बात बड़ी जंग की है जो हो जाएगी। अच्छा, फिर प्यूटन नॉर्थ कोरिया का विजिट आज उनका शुरू हो चुका है और बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट कहा जा रहा है। ये यूं ही समझ लीजिए जो 4 महीने बाद जो बड़ी कन्फ्रंटेशन नेटो और उनकी होने जा रही है उस हवाले से। और ज़रा मैं बाकी जो स्टेटमेंट सामने आई हैं, इस वक्त नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना और ईरान, इनका इत्तेहाद बन चुका है इस बड़ी जंग के खिलाफ। ज़रा स्टेटमेंट देखिए, क्रेमलिन यानी कि रशिया कह रहा है, नेटोज डिस्कशन ऑफ पुटिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल ऑन फुल रेडीनेस इज अनदर एस्केलेशन ऑफ टेंशन। कि ये जो कह रहे हैं ना कि हम अपना न्यूक्लियर वो कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब आपने एक और एस्केलेशन कर दी है। चाइना का रिएक्शन आया G7 के एलामिया के ऊपर। द G7 स्टेटमेंट इज फुल ऑफ एरोगेंस, प्रेजुडाइस एंड लाइस। G7 के ऊपर रिएक्ट कर रहा है चाइना। ईरान रिएक्ट कर रहा है G7 के ऊपर। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट यूरोपियन कंट्रीज हैव अडॉप्टेड अनकंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल अप्रोचेस टुवर्ड द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, ये उनका इस वक्त का रिस्पॉन्स और ये दुनिया के हालात हैं। अब इस पर लंबी और भी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन ये मैंने बहुत शॉर्टली आपके सामने ये हकायक रखे हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। ये आगे की दुनिया के फ्यूचर के हवाले से मैंने आपको बताया, ठीक है, और इसमें कोई आपके पास वे आउट नहीं है, ये होने जा रहा है। इसके अलावा दुनिया के पास मतलब दुनिया से नहज के ऊपर आ चुकी है। जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की बात जो प्यूटन कर रहे हैं, जो हंगरी का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, जो सर्बिया का प्रेसिडेंट कह रहा है, ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आने वाला है और कुछ हद तक आ भी चुका है। ये हकायक जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर आगा करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।